इंटरेस्ट के बगैर कोई भी चीज़ जनरेट नहीं की जा सकती। 10th वाले हैं या +2 वाले भी हैं जो सुसाइड तक भी चले आते हैं। आज की इस टेक्नोलॉजी में हर बच्चा फ्रीडम की बात करता है। एक टाइम था जब आपने शुरुआत की तो आप 2-2 3-3 बजे उठकर भी काम पर चले जाते थे। अगर किसी बंदे में डिवोशंस है, काम को लेके अपनी लाइफ के प्रति गंभीरता है, तो ऑब्वियसली हम उस बच्चे का चुनाव करते हैं। अब देखने वाले तो सपनों में लाख दावा कर दें हवेलियों पर। अब देखने वाले तो सपनों में लाख दावा कर दें हवेलियों पर देखने वालों के जिक्र से चांद कभी जमीन पर थोड़ी आया करता है। तो हमारे साथ रमन जी हैं। तो रमन जी का एक बहुत लंबा करियर रहा सर आपका, कि आज हमें आपसे बहुत से सवाल पूछने हैं। तो सर सबसे पहले तो हम लोगों को ये बताइए कि जैसे आपकी शुरुआत है, एक बहुत छोटे से शहर से आप आए हैं, तो आप एक सर्विस करते करते बिजनेस के अंदर कैसे आए? सर्विस से बिजनेस तक का सफ़र जो है उसके पीछे मैं सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने लाइफ की मानता हूँ वो है आपको एक स्टेज पे आके हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। उस हार्ड डिसीजंस में वो किसी ने बात कही है ना कि कारवां पीछे छूट गया, तो वो कारवां पीछे छूटने का डर ज़रूर था, बट एक डिसीजन हार्डकोर यही लिया था कि आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ना ही पड़ेगा। तो उस समय जितनी सुख सुविधाएं थी उसको भी एकदम से छोड़ के मैंने आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया। और अगर आप उसके पीछे कहें कि क्या रीज़न था, रीज़न यही है कि हर इंसान अपने आप को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे देखना चाहता है। तो उसी सपनों को लेके मैंने एक छोटे शहर को छोड़ना पसंद किया, सुख सुविधाओं का त्याग किया और एक बड़े शहर में, अनजान शहर में आप कहें तो कदम रख लिया, क्योंकि उस समय इस शहर में कोई भी हम लोगों को नहीं जानता था। बट सपने इतने बड़े थे कि उनको पूरा करने के लिए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। सर एक चीज़ और, जो अभी हम लोग बैठे थे तो बात हो रही थी कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आपने बताया भी जैसे बैंक ऑफ पंजाब लॉन्च हुआ था, तो आपके दिल में था कि आप बैंक ऑफ पंजाब में ज्वाइन करें एक सर्विस में। उन दिनों बड़ा टाइम था वो भी, है ना? तो वो क्या दौर था कि आप क्या ज्वाइन कर पाए या आपने उसको छोड़ दिया? आफ्टर कंप्लीशन माई ग्रेजुएशन हर आदमी को एक होता है कि बैठ के काम किया जाए, पर उस समय एक्चुअल में कुछ परिस्थितियां ऐसी भी थी मेरी पारिवारिक की, मुझे एक ऐसी नौकरी या जॉब की ज़रूरत थी जिसमें मैं नौकरी के साथ साथ अपने परिवार को समय दे दूं। डिटेल में तो नहीं इस चीज़ को हम लोग अभी डिस्कस करना चाहेंगे, पर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे अपने परिवार को भी टेक केयर करना था और एक ऐसी जॉब भी चाहता था जहाँ पे उस समय में बैंक में जॉब करना एक बहुत अच्छा जॉब माना जाता था। और अगर आप किसी भी पर्सन से बात करें तो वो कह रहे थे कि अगर आपका बच्चा बैंक में है या कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उस समय उस जॉब को बहुत अच्छा प्रोफाइल माना जाता था। तो दो रीज़न थे, एक सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे परिवार के साथ भी रहना था, और दूसरा ये था कि उस समय बैंक और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है अगर उसमें आपका बच्चा या आपकी बच्ची काम कर रही है तो उसको एक अच्छे नज़रिए से देखा जाता था। एक सर मुझे जो आपने बताया कि उस समय जब आप बैंक ऑफ पंजाब में जब आप अप्लाई कर रहे थे तो उन्होंने शर्त रखी कि इतनी बड़ी अमाउंट है जो डिपॉजिट जो देगा हम उसी को सर्विस देंगे, तो वो क्या कहानी रही? एक्चुअल में प्राइवेट सेक्टर में जब भी कोई बैंक या कोई भी एजेंसीज जब खुलती हैं तो ऑब्वियसली उनको बाज़ार से पैसा चाहिए होता है। तो उनको ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर चाहिए होते हैं जो जिनके रिलेशंस और बैंक के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग्स या फंड्स जो हैं उसको जनरेट कर सकें। उन्होंने मेरे साथ भी सब्जेक्ट टू कंडीशन ये रखी थी कि अगर जॉब आपको चाहिए तो आपको कुछ बैंक्स के लिए फंड्स मार्केट से अरेंज करना पड़ेंगे। तो उस समय एक जुनून था, पैशन था कि हम लोग अपने सोर्सेज से चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे।
बट समहाउ मेरे को परिवार के साथ रहना था, तो मुझे उन्होंने आउट ऑफ स्टेशन, मतलब अब मेरे होम टाउन से हटके मुझे दूर हेडक्वार्टर देना चाहा, तो मैंने उस जॉब को रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं अपने परिवार के साथ मुझे रहना ज़रूरी है, तो इस वजह से मैंने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया था। सर जैसे अभी आपके साथ आप ट्रेडिंग भी करते हैं और प्रोडक्शन के अंदर भी हैं फार्मास्यूटिकल में, तो जो आपके पास अलग अलग तरह के लोग हैं, साइंटिस्ट लेवल के भी हैं और एवरेज पढ़े लिखे भी हैं, तो जो एवरेज पढ़े हुए बच्चे आते हैं, गांवों से निकल कर आते हैं और जो करियर बनाना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल में, ट्रेडिंग में या मार्केटिंग में, तो उनको जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आप कौन कौन सी चीज़ है जो उनमें देखते हैं? जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैं फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स होती हैं। उसमें मेन जॉब्स जो हैं या तो लेबर क्लास की रहती हैं या टेक्निकल पर्सन्स की रहती हैं। तो टेक्निकल पर्सन्स के लेवल पे अगर हमें रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो उनकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है कि उनका जॉब एक्सपीरियंस वो फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड है। तो वो भी दो कैटेगरीज हो जाती हैं। अगर फ्रेशर हैं तो उनको फ्रेशर के हिसाब से हम लोग डील करते हैं। अगर वो एक्सपीरियंस्ड है तो उसके एक्सपीरियंस से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिल सकता है, या उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में पहले काम किया है, इट ऑल डिपेंड ऑन देयर एक्सपीरियंस। तो हर तरह के पर्सन्स फील्ड में आते हैं, कुछ टाइम पास करने के लिए आते हैं, कुछ जो है वाकई में ही अपना फ्यूचर बनाने के लिए आते हैं। वो सब जब सामने पर्सन बैठा होता है तो उस समय उसकी जो क्वेश्चनिंग है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो बात करने का ढंग है, उससे हम लोग उसके फेस वैल्यू को पढ़ के चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि वाकई में बंदा जो है उसको जॉब की रिक्वायरमेंट है, या वो एक समय टाइम पास करने के लिए आया है, या वाकई में उसमें इतना कैलिबर है कि अगर उस कैलिबर को हम लोग अपने उद्योग में लेके आएंगे और उसका हम लोग बेनिफिट उठा सकेंगे। इट ऑल डिपेंड ऑन कि उस समय सिचुएशन या जो पर्सन बैठा है उसका क्या कैलिबर है। सर जब आपके पास कोई भी बच्चा आता है तो उसमें कौन से फीचर्स होने चाहिए, उसकी खासियत उसमें कैसी होनी चाहिए कि आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लें मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? आज की डेट में अगर मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आज की जो यंग यूथ है, उस यंग यूथ को जहाँ तक मैंने अपने 25 साल के करियर में ऑब्जर्व किया है, दे आर, टेक्नोलॉजी वाइज मैं बात करूं तो वो टेक्नोलॉजी में हो सकता है आज की डेट में हम लोगों से भी आगे हो, बट टेक्नोलॉजी एक जगह पे आके उतना परफॉर्म नहीं करती जितना कि उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होने और टेक्नोलॉजी के दोनों के होने से आप एक कंप्लीट इंसान या एक कंप्लीट जिसको हम लोग कहते हैं मार्केटिंग कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी है वो अपने इंस्टीट्यूट, अपने टीचर और उनसे सीख के आते हैं। प्रैक्टिकल वर्जन जो है वो हम लोग उनको सिखाते हैं कि हाउ टू बी ए प्रैक्टिकल पर्सन इन लाइफ। और जब दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री है, चाहे बड़ी है, चाहे प्राइवेट है, चाहे वो गवर्नमेंट है, उसमें रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। अभी मैंने, जैसे हम लोग आज के यंगस्टर्स को देखते हैं ना, तो समटाइम्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं भी है या फाइनेंशियली साउंड नहीं भी है, तो वो महंगे महंगे मोबाइल्स लेकर जो अपना स्टेटस सिंबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस पे मैंने जो कंपैरिजन यदि किया तो उसमें मैंने क्या देखा कि जो गरीब है वो महंगे कपड़े पहनता है और जो अमीर है वो सस्ते कपड़े पहनता है। एक वो जो है उसको भी छुपाना चाहता है और दूसरा वो जो नहीं भी है उसको भी दिखाना चाहता है। तो जैसे जो ये बच्चे आते हैं, मान लीजिए कोई भी आपके पास कोई, हम मान लें भी ट्रेडिंग में आपने उसको ज्वाइन किया या किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग के अंदर आप लोग किन चीज़ों को लेकर चलते हैं कि आप उनके अंदर किस चेंज को सबसे पहले, जो आपकी टीम है कौन सा चेंज उसमें लेके आने के लिए कोशिश करती है? जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि जब पर्सन इंटरव्यू में अपीयर हो रहा है, जी। सबसे पहले हम उसकी जो डिज़ायर रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सुनते हैं।
उस डिज़ायर रिक्वायरमेंट से हम लोग अपने एक्सपीरियंस से जज करते हैं कि वो बच्चा वाकई में काम करना चाहता है या उसको पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें एक एक्सपीरियंस के पार्ट में हम लोग करते हैं। 99% केसेस में हम लोग सही होते हैं, 1% केसेस में एरर हो सकता है। बट जब तक बच्चे को आप उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोफेशन में पुश नहीं करेंगे तो वो कोई भी प्रोफेशन हो, मैं उसको सक्सेसफुल इंसान नहीं मानता, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक कोर इंटरेस्ट का एरिया होता है। अगर वो आप उससे शेयर करके पेरेंट्स उसको उस कोर एरिया में पुश करेंगे तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट आएंगे। अदरवाइज वो एक लेमैन रह जाएगा, काम करेगा 8 घंटे 9 घंटे, प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएगा। हाँ, काम कर सकता है बट उसके लिए उसका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, छोटा बड़ा कोई भी काम हो। इंटरेस्ट नहीं होगा तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। ये मेरा तजर्बा है, ये मेरी स्टेटमेंट है। मैं इस पे आज भी कायम हूँ और आगे आने वाले टाइम पे भी इसी चीज़ में रहूँगा कि इंटरेस्ट के बगैर कोई भी चीज़ जनरेट नहीं की जा सकती। सर, जब आपने शुरू किया तो ऐसी स्टेज कितने सालों तक रही कि जिसमें आपको हर दिन ये लगता था कि शायद ही मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ, या मैं फेलियर पर ही बैठा हूँ कि शायद मेरे को ये सब कुछ वाइंड अप करना, शायद वाइंड अप करके वापस ही ना जाना पड़े? तो क्या ऐसी स्टेज भी रही काफ़ी लंबे समय तक? फैक्ट ये है कि मैंने कठिन दौर जरूर देखा है, बट इस तरह का कभी भी मेरे मन में ये विचार नहीं आया कि मैं इस चीज़ों को वाइंड अप कर दूं। समहाउ कई बार आप फिजिकली या मेंटली लोगों के द्वारा या अपने सराउंडिंग से हरास हो सकते हैं, बट मैं नहीं मानता कि अगर एक सक्सेसफुल कोई भी पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, छोटा या बड़ा, उसकी लाइफ में स्टेजेस जरूर आ सकती हैं, पर 90% या मोर देन 90% लोग सरेंडर नहीं करते हैं। 8 या 10% सरेंडर वो लोग करते हैं जिनको या तो उस प्रोफेशन का एक्सपीरियंस नहीं है या उनको उनके इंटरेस्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं मिला है। मैं कभी भी नहीं मानता कि अगर आपने उस किसी भी व्यवसाय के लिए 100% या मोर देन 100% एफर्ट किए हैं तो फेलियर के चांसेस 0 है। सर, अभी इन दिनों हम लोग जैसे सुनते हैं कि जो बच्चे भी हैं, जो 10th वाले हैं या +2 वाले भी हैं, जो सुसाइड तक भी चले जाते हैं। हम ये मानकर चलें कि जो फेलियर है, फेलियर की वजह से ऐसे स्टेप बच्चे लेते हैं। तो आपको क्या लगता है अभी किस चीज़ की कमी होगी ऐसे बच्चों में? ऑब्वियसली उनके सराउंडिंग्स में सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी, जो मैंने पहले बात की, वो पेरेंट्स है। पेरेंट्स का रोल है आज की डेट में या आज के इस युग में, आज की इस टेक्नोलॉजी में हर बच्चा फ्रीडम की बात करता है। अगर आप उसको फ्रीडम देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगर उस फ्रीडम का वो मिसयूज़ करता है तो ऑब्वियसली वो हर बार जो दोष दिया जाएगा वो पेरेंट्स को दिया जाएगा। बट एक सम पॉइंट तक फ्रीडम देना कोई बुरी बात नहीं है। ये सुसाइड के केस या फेलियोरिटी के केस वही कोरिलेट होते हैं जहाँ पे बच्चे को फोर्सफुली या तो अपने पेरेंटल बिजनेस में झोंका जाता है और या वो अपने उनको फ्रीडम नहीं दी जाती। यही 2 मेन केसेस हैं जहाँ पे आके बच्चा इस तरह का एक हार्ड कोर या एक जिसे हार्ड डिसीजन लेता है, जिससे वो खुद को तो अपने आप को इस दुनिया से मैं कहूँगा कि ख़त्म कर लेता है, बट उसकी आगे जो पीछे की जनरेशन है, पेरेंट्स हैं या उसके सिबलिंग्स हैं, उनकी लाइफ पे भी उसका ये असर बहुत पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि आज के जनरेशन को कुछ फ्रीडम देनी चाहिए जिससे कि वो अपने डिसीजन और अपने फ्यूचर को बना सके। वन इज़ द मेन रीज़न इज़ फ्रीडम, जो बहुत कम बच्चों को दी जाती है। मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि एक लेवल तक बच्चों को फ्रीडम दी जाए जिससे कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे अपने फ्यूचर को जनरेट कर सके। बहुत बढ़िया चीज़ है सर। कई बार हम बातों में से चीज़ें निकल कर आती हैं। और सर, एक चीज़ और, जैसे 2 तरह के आप फील्ड में हैं, एक तो प्रोडक्शन और एक हम लोग हो गया ट्रेडिंग। जी, ट्रेडिंग में जब आप किसी को भी, क्या आप सिर्फ प्रोफेशनल्स को लेते हैं या ऐसे बच्चों को भी लेते हैं कि जो कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं पर प्रोफेशनली वो फार्मास्यूटिकल के अंदर ट्रेंड नहीं है? तो यदि ऐसे बच्चों को लेते हैं तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं?
देखिए, कोई भी प्रोफेशन है या कोई भी फील्ड है, आप जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, आज के दौर में तो आज हर प्रोफेशन से रिलेटेड कोई ना कोई एजुकेशंस जो है वो किसी भी अच्छे कॉलेज से आप ले सकते हैं। अगर मैं आज से 20-25 साल पहले की बात करूं तो कुछ लिमिटेड कोर्सेज थे जिनको करके आदमी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या वो कर लेता था। बट आज अगर हम एमबीए की बात करें तो एमबीए में ही आगे 10 ब्रांचेज हैं, जिसमें आप मार्केटिंग है, जिसमें आप फाइनेंस है, जिसमें आप एचआर है, जिसमें आप कंप्यूटर से रिलेटेड आगे टेक्निकल ब्रांच है। हाँ, ऑब्वियसली कुछ परसेंटेज हैं जो आज की डेट में बिल्कुल फ्रेशर हैं और उनको इतना पैसा नहीं है, वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो टेक्निकल कोर्सेज कर सकें। पर ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती हैं। जिस बंदे में अगर डेडिकेशन है, डिवोशन है और कुछ काम करने का जज्बा है, तो हम उन लोगों को भी अपनी इंडस्ट्री में कंसिडर करते हैं कि आने वाले टाइम के हो सकता है वो भी अपने समय के एक अच्छे स्टार बन जाए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी बंदे में डिवोशंस है, काम को लेके अपनी लाइफ के प्रति गंभीरता है, तो ऑब्वियसली हम उस बच्चे का चुनाव करते हैं और मैं इस चीज़ को गलत भी नहीं मानता। सर एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने शुरुआत की तो आप ऐसी कौन सी चीज़ अपनी मानते हैं जो इतनी खास रही जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट पर आकर डोले नहीं और वो फैसला लेने में आप कामयाब रहे? आपकी जो खास चीज़ है यदि आप वो बताएंगे तो वो कम से कम जो आज के स्टूडेंट्स हैं वो देख पाएंगे। कई बार मैंने अभी थोड़े दिन पहले ये देखा कि समझ लो कि किसी आदमी को कार के सपने आ रहे हैं, तो या उसकी औकात से बड़ी चीज़ के सपने आ रहे हैं या उसके बारे में उसको ख्याल आ रहे हैं, तो समटाइम्स आदमी तो सोच सकता है, कोई भी दुनिया वाला, कि उसकी औकात से बाहर की चीज़ है। पर यह माना जाता है कि शायद कुदरत उसको वो चीज़ इसलिए दिखा रही है कि वो उसकी औकात के अंदर ही है। सिर्फ उसमें जो दम है, यदि वो उसको रेप्लिकेट करे, यदि वो उसको मैच्योर करने की कोशिश करे, तो वो चीज़ से बहुत दूर नहीं है। तो आप में ऐसी कौन सी खास चीज़ थी जो आप सोचते हो कि जो शुरुआती तौर से ही आपके अंदर वो क्रांतिकारी दम रहा या वो एक स्पेशल फीचर रहा? आप अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। मेरी ज़िंदगी में अगर मैंने इस स्टेज तक अपने आप को या इस प्लेटफॉर्म पर लेके पहुँचा हूँ, तो मैं अपने पीछे फैक्ट बताऊँ, रियलिटी तो ये है कि मेरी अगर एजुकेशन आज की डेट में मैं कहूँ कि मिनिमाइज एजुकेशन है, आई एम अ ग्रेजुएट पर्सन, बट मेरे अंदर एक ऐसी स्किल है कि मेरा, आप पॉजिटिव पॉइंट कह लीजिए, मैं हर एक चीज़ को पहले बारीकियत से सुनता हूँ। अगर वो मेरे सामने वाला पर्सन मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है या वो मेरे से कम एक्सपीरियंस है, बट मैं एक गुड लिसनर हूँ। मैं उस पर्सन की बात से, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, अच्छा सुनना, बहुत कम लोगों में ये नेचर होती है, बट आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे एक अच्छा लिसनर बनाया गया है और मैं सुनने के बावजूद उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अपने अंदर समा लेता हूँ और जो बुरी चीज़ें होते हैं उनको याद नहीं रखता। कम एजुकेशन होने के बावजूद मेरी आज अगर कोई, आप लोग समझते हैं मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट है, आई एम ए गुड लिसनर, और यही मेरी एक ग्रोथ का सबसे बड़ा रीज़न है। और मैं आपके माध्यम से लोगों को ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि आज की जो पीढ़ी है वो एक अच्छा लिसनर नहीं है। बंदे को एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, अपने से बड़े और छोटे की हर एक अच्छी बात को सुन के अपने अंदर अडेप्ट कर लेना चाहिए, बुरी चीज़ों को अपने इसमें से बाहर निकाल देना चाहिए। दिस इज़ द वन ऑफ माई रीज़न जो मैं आज इस प्लेटफॉर्म। सर एक सेकंड चीज़ जो मैंने जैसे सुबह से आपके साथ हूँ या मैं आपकी दिनचर्या देखी है जैसे, तो मुझे लगता है कि आप डिसिप्लिन भी आपके अंदर कूट के भरा हुआ है। जो आपके कुछ साथी बातें भी कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि एक टाइम था जब आपने शुरुआत की तो आप 2-2 3-3 बजे उठकर भी काम पर चले जाते थे। तो वो सर डिसिप्लिन को आप अपनी ज़िंदगी में तो आप अहमियत बना चुके हैं। जो नए बच्चे हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि डिसिप्लिन की कितनी अहमियत है? और यदि प्राइम
यदि कोई डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में शुरुआत करना चाहता हो तो उसको किन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है? ये शब्द जो आपने डिसिप्लिन बोला, समझ जी, ये डिसिप्लिन एक्चुअल में क्या है, वाकई में इस शब्द का जो अगर किसी को समझ है तो डिसिप्लिन आपका जो शब्द है वो आपके जन्म लेते ही आपके साथ जुड़ जाता है। वो कैसे, अगर आप मेरे को पूछेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी ज़िंदगी का जो मेन फंडा है दैट इज़ विद 4D टेक्नोलॉजी। मैं खुद अपने आप को मानता हूँ कि मैं सबसे पहले डायरेक्शन चूज़ करता हूँ, डायरेक्शन के बाद उसके डिसीज़न पे काम करता हूँ, और डिसीज़न के बाद मेरी डिवोशन होती है जो इस चीज़ को करने के लिए मुझे प्रेरित करती है। तो 4D ऐसे नहीं मैंने बनाया, इट स्टार्ट फ्रॉम डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बाद जो 3D है मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अगर ये फंडा हर किसी की लाइफ में आ जाए तो मुझे नहीं लगता आदमी किसी भी चैलेंज या किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी चीज़ को फेस करने में परफेक्ट नहीं हो सकता। जी। तो डिसिप्लिन ऑलवेज फर्स्ट है। डिसिप्लिन होगा तो चीज़ें आपको सीक्वेंस में जुड़ती जाएंगी। अगर डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो आप अपने आप को तो उस कैटेगरी में रख सकते हैं, पर सामने वाला बंदा आपको हमेशा आपकी उसमें जो है वेवलेंथ में नहीं जुड़ेगा। तो डिसिप्लिन ऑलवेज फर्स्ट है। अगर वो डिसिप्लिन रहेगा तो आप लाइफ पे कभी भी चीज़ों से दूर नहीं हो सकते हैं, मेरा ये मानना है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। सर एक चीज़ और है, जैसे कोई भी आदमी जब सर्विस में होता है कि लंबा टाइम तक सर्विस में बंदा रहता है, उसके बाद वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मान लीजिए अपना बिजनेस कोई भी चीज़ शुरू करता है, तो आप क्या सोचते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड में क्या चीज़ें हैं जो उसको बदलाव लाने की ज़रूरत है कि वो पहले से दूसरे फेस में ज़िंदगी वो सक्सेसफुल हो पाए जिसके लिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया था? आपका कहने का जो मतलब है ना वो ये है कि एक सर्विस क्लास पर्सन जो है अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होना चाहिए। स्टेट ऑफ माइंड में अब लोगों के परसेप्शंस चेंज हो गए हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले की बात करूं तो उतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, अभी फैसिलिटीज़ हैं। तो मैं तो हमेशा एक मान के चलता हूं कि कोई भी चीज़ की शुरुआत हमेशा छोटे से होनी चाहिए। आप छोटे व्यवसाय से काम स्टार्ट करके आप अपने आप को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं। इनिशियली अगर आप पहले ही बड़े प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करते हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता 90% लोग फेलियर होते हैं। उसका रीज़न क्या है कि बड़े काम को स्टार्ट करने के लिए आपको उतना ही बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, उतने ही बड़े फाइनेंशियल सोर्सेज चाहिए। तो आज के इस कम्पिटिटिव युग में बड़ा काम स्टार्ट कर लिया जाता है बट उसके सक्सेस रेट बहुत कम होते हैं। अगर आप अपने आप को छोटे काम से स्टार्ट करते हैं और छोटे काम से ही आगे चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तो आई थिंक सो उसमें चांसेस जो हैं वो मोर देन 99% होते हैं सक्सेस होने के। जी जी। तो मैंने अपना काम छोटे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया। एक्चुअल में रिसोर्सेज कम थे, फाइनेंशियल्स उतने नहीं थे, तो छोटे काम से करते करते आज अगर इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हैं तो मैं आई एम हैप्पी कि मैं अपने डिसीजंस को लेके आज भी खुश हूँ। और मैं हर नए यंगस्टर को ये सलाह दूंगा कि अगर उन्होंने कोई भी व्यवसाय करना है, कोई भी बिजनेस करना है तो उसको छोटे से स्टार्ट करके बड़े में कन्वर्ट कीजिए। बड़े को शुरुआत मत कीजिए क्योंकि उसमें और बहुत सारे क्लॉज होते हैं और आदमी उसको नहीं लंबे टाइम तक झेल पाता। अगर छोटे होंगे, छोटे से बड़ा बनने में टाइम कम लगता है। बड़े का सफल होने का या उसका रीज़न जो है वो कम होता है, चांसेस कम होते हैं। जी जी। मेरे को एक चीज़ और आ रही है कि जिस समय हम लोग ये देखते हैं जनरली कि कोई भी बंदा जो लंबी सर्विस करने के बाद जब अपना बिजनेस शुरू करता है उसमें हम लोग ये लेकर चलते हैं कि 95% से ज़्यादा जो है रेट फेलियर की रहती है। उसमें सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि जब तक वो नौकरी में था और वो जब बिजनेस में शिफ्ट हुआ तो नौकरी के समय उसे तनख्वाह मिल रही थी और जब वो एंटरप्रेन्योरशिप में है तो उसको वो तनख्वाह देनी है। तो उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, तनख्वाह लेने से, सैलरी लेने से सैलरी देने तक स्टेट ऑफ माइंड चेंज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो उसको मैनेज ही नहीं कर पाता। स्टेट ऑफ माइंड चेंज, जब व्यापार एक ऐसी चीज़ है जिसमें पैसा फेंक कर पैसा कमाया जाता है,
तो वो पैसा फेंकने के लिए जब तक आपका जिगरा नहीं होता तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते। हम लोगों ने आज तक पढ़ा भी है कि छोटी पूंजी व्यापार को खा जाती है, क्योंकि वो आपका सर्किल ही नहीं पूरा होने देती। इतना बड़ा पूरा सर्किल है बिजनेस का, तो जब हमने छोटी पूंजी लगाई वो इतने में ही फैल जाएगी और वो सर्किल पूरा ही नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। सर के तजुर्बों से हम लोगों को बहुत सी चीज़ें मिल भी रही हैं। तो सर एक चीज़ और है जो मैं और जानना चाहता हूँ कि जैसे सपोज आपने शुरुआत की, आपने अपना शहर चेंज किया, इस समय आप ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों चीज़ों को देख रहे हैं। तो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों बिल्कुल डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं। जब हम लोग सुनते थे सबसे पहले सक्सेसफुल वो है कि बनाना आसान कहते हैं और बेचना कहते हैं शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो इन दोनों चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दोनों डिफरेंट सेटअप्स हैं। अगर आप ट्रेडिंग की बात करें तो आज की डेट में ट्रेडिंग का व्यवसाय जो है आज की डेट में सबसे ज़्यादा इस समय हॉट बिजनेस मानता हूँ, क्योंकि बेचने के अब बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ आ गए हैं। आप उसको ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, आप उसको थ्रू रिटेल चेन के सेल कर रहे हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मैं आपको आज भी एक बात बता देता हूँ, जितने भी आज की डेट में आप लीडिंग बिजनेसमैन हैं, वो लीडिंग बिजनेसमैन ट्रेडिंग से नहीं बने हैं, वो प्रोडक्शन से बने हैं। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो ट्रेडिंग कहाँ से होगी? तो अपने इस कंसेप्ट को, आइडियोलॉजी को आपको चेंज करना पड़ेगा कि सर जब तक आप प्रोडक्शन है तब आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो ट्रेडिंग नहीं होगी। आज से कुछ साल पहले मेरा भी यही कंसेप्ट था कि नहीं, ट्रेडिंग कर लेंगे, बढ़िया कमाई हो रही है, अच्छी चीज़ें हैं। बट जब मैंने इस बात को गंभीरता से सोचा कि नहीं, ट्रेडिंग तब हो पाएगी जब आपके पास अपना प्रोडक्शन का यूनिट या आपके प्रोडक्शन के यूनिट होंगे, तो आप अपनी ज़रूरतों को तो पूरा कर ही पाएंगे। अदरवाइज़ जो उसके बाद स्पेयर कैपेसिटीज़ बचेंगी तो उसमें आप उन लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे जिन बंदों को आपकी रियलिटी में ज़रूरत है। तो प्रोडक्शन आज की डेट में ट्रेडिंग से भी बिल्कुल एक डिफरेंट और जिसे कहें कि बहुत मैं मुश्किल तो नहीं शब्द यूज़ करूँगा, बट एक बड़ा टफ सब्जेक्ट है। और उस टफ सब्जेक्ट को करने के लिए पर डे आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है, अपने से बड़ों को देखना पड़ता है। तो प्रोडक्शन आज की डेट में मैं ट्रेडिंग से मुश्किल टास्क मानता हूं, और बगैर प्रोडक्शन के अगर आज हमारे पास प्रोडक्शन नहीं होता तो शायद हमारी ट्रेडिंग भी एक आज उस प्लेटफॉर्म पे नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्शन के बगैर आज कोई भी चीज़ उठा लीजिए, अगर वो प्रोडक्शन नहीं होगी तो ट्रेडिंग का वजूद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो प्रोडक्शन इज़ मस्ट। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास प्रोडक्शन है, लोगों के पास नहीं है, बट मैं चाहूँगा कि जिन जिन बंदों के पास आज सोर्सेज हैं, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना पर्सनली तो हमें बेनिफिट होगा ही। अगर मैं अपने देश की बात करूँ तो उतना ही देश अब डिपेंडेंट ना होके इंडिपेंडेंट बन जाएगा। और जब कभी कोई भी देश इंडिपेंडेंट होता है तो उसकी इकोनॉमिक एसेट्स बढ़ जाते हैं। जब इकोनॉमिक एसेट्स बढ़ते हैं तो हर एक उस देश का नागरिक जो है उसके भी इकोनॉमिक एसेट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आज की डेट में प्रोडक्शन जो है या प्रोडक्शन करना मस्ट है। और मैं चाहूँगा जितने भी आने वाली यंग यूथ है उसको रादर देन अगर किसी का प्रोडक्शन में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है तो हर बंदे के अगर अप्रोच में प्रोडक्शन है तो उसको प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहिए। जी जी, बहुत बढ़िया। रमन सर ने एक चीज़ जो बड़ी समराइज करके मैं भी बताना चाहूँगा कि जिसमें ट्रेडिंग करते करते ये एक ऐसी स्टेज पर पहुँच गए जब उस समय इनको लगता था कि इनके जो कस्टमर्स को अच्छी चीज़ें मिले, तो उसके लिए इनको सबसे बेहतर क्या लगा कि यदि ये खुद ही एक अच्छी बेहतर लेवल की प्रोडक्शन करेंगे तो कम से कम इनको पता होगा कि मैं अपने कस्टमर्स को जो दे रहा हूँ वो मेरे हाथ से निकला होगा, और जो बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल, जो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म्स है रॉ मटेरियल की, वो अपने जो टीम या अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए इन्होंने प्रोडक्शन की शुरुआत की
अच्छा माल लोगों तक पहुंचने में। इनकी सिंप्लिसिटी से मुझे एक स्टोरी याद आ गई, छोटी सी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बड़ी पुरानी बात है। राजस्थान के एक व्यापारी थे, बहुत ही करोड़पति, और वो कलकत्ता में, हम कह सकते हैं कलकत्ता में 20 रुपए की चप्पल पहनकर चक्कर काट रहे थे। तो वहीं राजस्थान का एक और आदमी उनको मिल गया। कहता, सेठ जी आप यहाँ? कहता, हाँ क्या हो गया? कहता, सर इतने बड़े सेठ, कहता 20 रुपए वाली चप्पल पहन के। कहता, यहाँ अपने कौन जानता है? चलो बात आई गई होगी। तो महीना 2 महीने के बाद वही सेठ जी अपने ही शहर जयपुर के अंदर वही 20 रुपए वाली चप्पल पहनकर फिर जा रहे थे। तो वहीं पर फिर वही बंदा वापस मिला। कहता, सेठ जी आप यहाँ? मैं, फिर क्या हो गया? कहता, अपने शहर में 20 रुपए वाली चप्पल पहन के। कहते, यहाँ अपने कौन नहीं जानता। तो वही बात है, जो सिंप्लिसिटी है, जैसे जैसे आदमी एस्टेब्लिश्ड स्टेज की तरफ आता जाता है, वैसे वैसे उसको जो बाकी चीज़ें दिखावे वाली हैं उतनी कम होती जाती हैं। हाँ, ये है कि सक्सेस जब बोलने लगती है तो आदमी उतना ही ज़्यादा शांत होना शुरू हो जाता है। तो ये जो जब बड़े तजुर्बे से चीज़ें निकल कर आती हैं तो उसका स्वाद ही और है। ये नहीं है कि सारी चीज़ें ही हम लोग एक ही दिन में इकट्ठी कर पाएंगे, पर स्क्रैच कर करके जो छोटी छोटी चीज़ें भी मिलती हैं, मेरा ख्याल यदि हम उनको समझ लें तो वो हमारे लिए हीरे का भी काम कर सकती है।